तो डाइऑक्सीजन now this is the see children डाइऑक्सीजन में आप एक इक्वेशन जो है वो अच्छे से पढ़ना। एक पोटेशियम क्लोराइड KCl जिसको आप हीट कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है 2KCl प्लस 3O2 है ना। दिस इज द प्रिपरेशन। आप हर एक चीज लिखते जाइए, बोर्ड विजिबल हो रहा होगा मेरे साथ तो ठीक है। तो एक प्रिपरेशन है डाइऑक्सीजन की, वो देखते हैं। बाकी कुछ रिएक्शंस भी हैं जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में डाइऑक्सीजन के दी, वो एक बार देखकर चले जाना, बस आप एक बार देख लीजिए। लेट अस टॉक अबाउट द अनदर इलेक्ट्रॉन दैट इज ओजोन। ओजोन की अगर हम बात करेंगे तो ओजोन में हमारे पास स्लाइड होती है। तो याद रखो ओजोन में आपका क्वेश्चन क्या आएगा कि दो बॉन्ड एंगल जो है वो सिमिलर है ना, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ये ध्यान रखना, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस बोथ द बॉन्ड एंगल्स आर इक्वल, पहली चीज ठीक है। इसके बाद ओजोन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ओजोनाइजर ओजोनाइजर बाय पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं ठीक है ना, इन अ सीमेन ओजोनाइजर है ना। और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैसे करते हैं हम, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं हम ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, जब हम साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करेंगे तो क्या होगा, ये डाइऑक्सीजन जो है वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पर साइलेंट का मतलब क्या है, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मतलब कि स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस करना। बिकॉज ओजोन जो है बच्चों ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है ना, तो ये बिल्कुल टूट के फिर से डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो सकती है ना। तो हमें बहुत ज्यादा हीट नहीं देनी, हालांकि एंडोथर्मिक है ना, बट हमें हीट ने लिमिटेड अमाउंट में देनी है, जिससे कि क्योंकि बिकॉज ओजोन इज हाईली अनस्टेबल, ये फिर से ऑक्सीजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट ना होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए हमको क्या करना है, तो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करना है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो रेजोनेंस के बोथ द बॉन्ड एंगल आर इक्वल है ना, जो कई बार एमसीक्यू में पूछा गया है। दूसरा इसका प्रिपरेशन जो हम इसमें बना रहे हैं ओजोनाइजर में बाय पासिंग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ठीक है। तीसरा हम बात करते हैं कि डाइओजोन जो है या ओजोन जो है वो इट इज एक्टिंग एज एन ब्लीचिंग एजेंट। हम आपकी आवाज क्रैक हो रही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ना केवल ब्लीचिंग एजेंट बल्कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर रहा है बच्चों। तो यहाँ पर देखो O3 जो है वो टूट रहा है O2 और नेसेंट ऑक्सीजन। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन जो ओजोन है वो ब्लीचिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों के टाइप काम में आ रहे हैं। आप हर एक पॉइंट लिखते जाओ तो यहाँ 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन बना हमारा ओजोन के दोनों ही बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल इक्वल है ना, बॉन्ड लेंथ इक्वल क्यों है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ओजोन को मैं स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्यों ट्रीट करना है, क्योंकि ओजोन बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, वापस वो ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट ना हो जाए, इसलिए हम स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि ओजोन क्या क्या बिहेव हो सकता है, ब्लीचिंग एजेंट एज वेल एज एन ऑक्सीडाइजिंग। इज इट ओके ठीक है। फिर दो रिएक्शन है जो आपको ओजोन की बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया कि ओजोन जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो दो रिएक्शन यू नीड टू लर्न। मेरी वॉइस क्रैक हो रही है चिल्ड्रन, एम आई ऑडिबल क्लियरली, बट व्हाई उत्कर्ष इज सेइंग कि आपकी वॉइस मैम क्रैक हो रही है ना। स्नेक हाँ मैम। वंश व्हाई मयंक हैज नॉट जॉइंड द क्लास। मैम शायद उसने देखा नहीं होगा मैसेज। वंश आस्क हिम टू जॉइन द क्लास इवन yeah Anushka, I'm not finding Anushka also here. चलो Suryansh is also not there. Please अपने अपने फ्रेंड्स को पर्सनली मैसेज करो, ज्वाइन द क्लास फास्ट। चलिए बेटा, तो दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो ओजोन की आपको याद करनी है, लेड सल्फाइड गैस प्लस 4 आपके मोल्स लेंगे और ओजोन के, और ये बनाएगा PbSO4 प्लस 4O2। एक तो ये रिएक्शन आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है ना। और एक आ सकती है आपकी आयोडीन प्लस 5SO3 ठीक है प्लस H2O ठीक है, ये दे रहा है आपको HiO2
giving HiO3, yeah, 2 moles of HiO3 plus 5. These two reactions are very important. Please, ओजोन के केस में ये 2 रिएक्शन ये 2 रिएक्शन आपको आ सकती है. Hope the board is clear. Utkarsh, board is clear. चलिए एक और रिएक्शन लिख लीजिए. इसे रब कर दूं, फर्स्ट रिएक्शन रब कर दूं या ऊपर लिखती हूं. हम फर्स्ट रफ Plus O3. Yes. To give Ag2O plus 2. ये रिएक्शन लिखा है आपको. एक्चुअली लिखो इसको, एक पॉइंट लिख लो इसका. देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन, in the presence of ozone, after writing this reaction, write down one statement. In the presence of ozone, mercury loses its meniscus. In the presence of ozone, mercury loses its meniscus and start sticking in the glass. Mercury loses it? की प्रेजेंस में मर्क्यूरी अपना मेनिस्कस लूज कर देती है और ग्लास पे चिपक जाती है, जिसे हम बोलते हैं टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी. इसे बोला जाता है टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी. टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी क्या होता है? In the presence of ozone, mercury loses its meniscus and starts sticking to the glass, which is known as telling of mercury. It is known as telling of mercury. Is it okay? Beta, this is our class, na? So from when you took class? Hey, but I told you to sit in this class. I was wondering you, but I'm finding that. Where was sitting? My voice was not coming. कोई बात नहीं, थोड़ा सा टॉपिक के बाद बैठ जाओ. ये लिखवा दूंगी आप लोग को जैसे क्लास. चलो लिटिल मैं रब कर रही हूँ उससे. Let us talk about the hydrides of group 15, 16 and 17. है ना बच्चों? प्लीज, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन आना ही आना है ना. हाइड्राइड्स ऑफ 15, 16, 17. तो अगर मैं हाइड्राइड की बात करूं तो ग्रुप 15 बनाते हैं ट्राई हाइड्राइड, है ना. अगर मैं ग्रुप 16 की बात करूं तो बनाते हैं डाई हाइड्राइड. और अगर मैं ग्रुप 17 की बात करूं तो बनाते हैं मोनोहाइड्रेट. ठीक है. तो NH3, PH3, ठीक है. यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, है ना. इस तरह से H2O, H2S, HCl. अब देखो सब पे जो पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लिखना है वो क्या है. देखो यहाँ मैं बोर्ड थोड़ा सा. सबसे पहले आप सारे हाइड्राइड की बात है ना, किसी भी हाइड्राइड की आप बात करें तो यहाँ हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज होता है. मैं किसी भी हाइड्राइड की बात करूं, चाहे ग्रुप 15 की, चाहे ग्रुप 16 की, चाहे ग्रुप 17 की, when we move from top to bottom, क्या होता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता है. और क्या बढ़ता है, एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता है. क्या बढ़ता है? एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है. तो हाइड्राइड, अमंग ऑल द हाइड्राइड, व्हेन आई मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, 2 चीजें इंक्रीज हो रही है. कौन कौन सी? रिड्यूसिंग कैरेक्टर और एसिडिक कैरेक्टर. दोनों ही क्या होता है, हाइड्रोजन का देना, हाइड्रोजन को लूज करना. एसिडिक कैरेक्टर में वही होता है, हाइड्रोजन लूज करना, और रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी वही होता है, हाइड्रोजन लूज करना. ठीक है. तो जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपको पता है बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ द साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम. क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम का साइज बढ़ रहा है विधि, तो क्या होगा, H जल्दी से आसानी से रिलीज होगा, क्या है ना विधि. तो नीचे जाने पे H जल्दी निकलेगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है ना. बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो H का निकलना आसान हो जाएगा. तो ऊपर से जाएंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी विधि और रिड्यूसिंग फैक्टर भी बढ़ेगा, चाहे वो कोई भी हाइड्राइड हो, चाहे वो ग्रुप 15 हो, चाहे वो ग्रुप 16 हो, चाहे वो ग्रुप 17 हो. क्या बात समझ में आती है? ठीक है. लेट अस टॉक अबाउट, अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की, तो देखो यहाँ पर जब नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है. ठीक है. फिर मैं बोल रही हूँ जब मैं नीचे से ऊपर जा रही हूँ, या आप ऐसे
जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो स्टेबिलिटी कम हो रही है, या मैं इसको उल्टा बोल देती हूँ, जब मैं नीचे से ऊपर जा रही हूँ तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, इंक्रीज हो रही है। और क्या बढ़ रहा है, एस फॉर स्टेबिलिटी, एस फॉर सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, जैसे इसमें अब एक्चुअली तो सॉलिबिलिटी क्या बढ़ रही है, NH3 केवल पानी में सॉल्युबल है, रेस्ट ऑल इनसॉल्युबल। NH3 पानी में सॉल्युबल क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऊपर बढ़ रही है, सॉल्युबिलिटी ऊपर जाने से बढ़ रही है, ऑल्दो ओनली NH3 इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, और क्या ऊपर जाने से बढ़ रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ठीक है, और क्या बढ़ रहा है, बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। ठीक है, तो तुम लोगों ने ऊपर जाने में क्या क्या बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। इज इट ओके बच्चों, बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या बढ़ रहा है, और चीज रेजिस्टेंस बढ़ रही है। हम जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं क्या क्या इंक्रीज हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, और जब मैं नीचे से ऊपर आ रही हूँ, व्हेन आई कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, व्हाट इज इंक्रीजिंग चिल्ड्रन, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती जा रही है। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो जब देन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब हम NH3 से ASH3 पे जा रहे हैं तो क्या क्या इंक्रीज हो रहा है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है ऊपर से नीचे आने में। लेकिन जब मैं नीचे से ऊपर जा रही हूँ तो क्या क्या बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, सॉलिबिलिटी बढ़ रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, और बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है। गॉट इट और नॉट? What is bond strength? BS is bond strength. Of course, BS is bond strength. Of course. अरे यार क्या बात, of course. चाहे मैं ऐसा बोलूं कि नीचे से ऊपर जाने में बढ़ रही है, मैं ऊपर से नीचे जाने में कम हो रही है, ऐसे पढ़ लो भाई, ऊपर से जाने में क्या क्या कम हो रहा है, ऊपर से जाने में क्या क्या कम हो रहा है, सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, क्या कम हो रहा है, बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, क्या कम हो रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रहा है, और क्या कम हो रहा है, स्टेबिलिटी। यस, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रहा है, बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। देखो ऐसे पढ़ो, बी फॉर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रहा है, बी फॉर बॉन्ड लेंथ, है ना, बी फॉर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता जा रहा है, बी फॉर बॉन्ड एंगल कम होता जा रहा है, एस फॉर सॉल्युबिलिटी कम होती जा रही है, एस फॉर स्टेबिलिटी कम होती जा रही है ना। तो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट। मैम बेसिक कैरेक्टर भी कम हो रहा है ना? यस बेटा, मैम बेसिक कैरेक्टर भी कम हो रहा है ना ऊपर से नीचे जाने पे? बिल्कुल, देखो मैं फिर बोल रही हूँ, ऊपर से जाने में बेसिक कैरेक्टर कम हो रहा है, ऊपर से जाने में बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, ऊपर से नीचे जाने में बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है, ऊपर से नीचे जाने में बॉन्ड स्ट्रेंथ एंथैल्पी कम हो रही है, ऊपर से जाने में सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, ऊपर से जाने में स्टेबिलिटी कम हो रही है। तो बढ़ के आ रहा है ऊपर से जाने में एसिडिक कैरेक्टर और रिड्यूसिंग कैरेक्टर। सबको याद हो गया, बिकॉज एक क्वेश्चन था, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, हाँ हम याद रखो, ऊपर से नीचे आने में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा और बेसिक कैरेक्टर कम होगा। प्लीज बच्चों, इस पे क्वेश्चन आएगा, ऊपर से नीचे आने में क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर हाइड्राइड्स में बढ़ेगा और बेसिक कैरेक्टर हाइड्राइड में कम होगा। क्या बात समझ में आती है? इज इट ओके? सबको याद हो गया? रिपीट तो नहीं करना मुझे फिर से। मैम बॉन्ड एसोसिएशन के एक बार बता दीजिए। यस सूर्यांशी, वेट, हाँ सूर्यांशी, नाउ टेल मी व्हाट यू आर टेलिंग। मैम बॉन्ड एसोसिएशन में क्या होता है ऊपर से नीचे आने बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी ना सूर्यांशी? पे? यस मैम। अच्छा कनेक्टेड नहीं है क्या? तभी मैं सोचूं मुझे आवाज क्यों इतना। सूर्यांशी, हाँ समझ में आया सूर्यांशी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तभी तो रिड्यूसिंग फैक्टर बढ़ेगा बेटा, है ना? यस मैम, यस मैम। ठीक है, चलो, तो दिस इज अबाउट योर हाइड्राइड ऑफ 15, 16, 17 सबके लिए सेम है, और एक क्वेश्चन हाइड्राइड पे आएगा ही आएगा, चाहे वो रिड्यूसिंग फैक्टर आएगा जो बढ़ेगा, चाहे वो एसिडिटी आएगी जो बढ़ेगी, चाहे वो बॉन्ड एंगल आएगा जो कम होगा, चाहे वो बॉन्ड स्ट्रेंथ आएगा जो कम होगा, चाहे वो बॉन्ड स्ट्रेंथ एंथैल्पी आएगी जो कम होगी, चाहे वो सॉल्युबिलिटी आएगी जो कम होगी, चाहे वो स्टेबिलिटी आएगी जो ऊपर से जाने में कम होगी। क्या हमें याद हो गया, लर्न हो गया हमें सारे हाइड्राइड के बारे में, सारी प्रॉपर्टीज? लेट अस टॉक अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड। अब बहुत ध्यान से सुनो, हाइड्राइड के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की अगर मैं बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स, प्लीज अगर मैं बात कर रही हूँ ग्रुप 15 के हाइड्राइड की, देखो एक चीज रट लो,
15, 16, 17 में जो सेकंड मेंबर का हाइड्राइड होता है वो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। एक चीज रट लो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला पीएच3 का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा क्योंकि सेकंड मेंबर है जो 15 का। 16 का सेकंड मेंबर कौन है? H2S, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। और 17 का कौन है? HCl, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। रट गया होगा, चलो दोनों कम होंगे। अब इधर देखो बच्चों, यहाँ पर देखो आपको मोस्टली वो तो बॉइलिंग पॉइंट ही पूछते हैं, बट स्टिल आप दोनों ही साथ में लो। तो अगर मैं बात करती हूँ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की ऑफ ग्रुप 15 की, तो सबसे ज्यादा किसका होता है? BiH3 का, है ना, सबसे ज्यादा BiH3 का। भैया मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में मेन जो होता है वो होता है वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगे, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा BiH3 का। इसके बाद किसका होगा? इसके बाद SbH3 का। इसके बाद किसका होना चाहिए? ASH3 का। नहीं कि नहीं, अमोनिया का होता है, क्योंकि अमोनिया में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया में क्या होती है? यस, अमोनिया में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बाद आएगा ASH3। और मैंने आपसे बार बार कहा है जो सेकंड मेंबर होता है किसी भी ग्रुप के हाइड्राइड का, उसका सबसे आखिरी मतलब उसका सबसे कम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। कहने का मतलब उसमें सबसे ज्यादा वोलेटाइल होता है। भाई जो कौन वोलेटाइल होगा? जिसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो ज्यादा वोलेटाइल होगा। तो हाइड्राइड में हाइड्राइड की मेरे को याद करवा रही, मैं लिखवाया आपको सब है, बट आपको याद करने का तरीका देख लो कि ग्रुप में 15, 16, 17 के ग्रुप के हाइड्राइड्स में अगर मैं बात करूं तो सेकंड नंबर का जो हाइड्राइड होता है उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका होगा? यहाँ पर BiH3 का। लेकिन ये ग्रुप 15 के लिए था, 16, 17 में ऐसा नहीं होता। 16, 17 में क्या होता है बच्चों? सबसे ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है 16 में H2O का। व्हाई? बिकॉज ऑफ दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ग्रुप 17 में सबसे ज्यादा किसका होता है? HS का। व्हाई? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि मैम अमोनिया में भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, बट अमोनिया में नाइट्रोजन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती बेटा, है ना, इसलिए वो उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट BiH3 से और SbH3 से कम हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? इसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों से कम हो जाता है। किसका? अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट दोनों से कम हो जाता है। ठीक है, जनरली आपको बॉइलिंग पॉइंट पे ही क्वेश्चन पूछेंगे, तो याद रखना सबसे ज्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 15 में BiH3 का होगा, फिर SbH3 का, फिर NH3 का, फिर ASH3 का, और BH3 का हमें रटा ही हुआ है, सब ग्रुप के लिए सेम होता है वो। तो अगर मैं ग्रुप 16 की बात करूं, है ना, तो सबसे ज्यादा H2O का होता है, फिर जो होना चाहिए वही होता है। लास्ट में कौन है? H2TE या H2PO, H2TE, फिर कौन है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। सेलेनियम का हो जाएगा, फिर कौन होगा? ऑक्सीजन, सल्फर, फिर H2S सबसे लास्ट में। यहाँ पर सबसे HF का, फिर किसका होना चाहिए? HI का, फिर किसका होना चाहिए? HBr का, फिर सबसे लास्ट में किसका होना चाहिए? HCl का। क्या हमको याद हो गया मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? जल्दी बोलिए यस। हाँ, दिस इज ग्रुप 17, दिस इज ग्रुप 16 एंड दिस इज ग्रुप 15। क्या हमें याद हो गया? हम लिख चुके हैं कॉपी में, प्लीज इसे लिखिए जल्दी से, याद करिए। मैं अभी पूछ रही हूँ, मैं चौक लेकर आती हूँ, जल्दी लिखिए। पोलोनियम, हाँ पोलोनियम लिख डाल। एक्चुअली रेडियो की होता है बहुत, उसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, इसमें लिखा नहीं आता हो तो लिख सकते हो। ठीक है, मैं फिर से लिख दूं उसको एक बार अच्छे से, गंदा गंदा दिख रहा है, अच्छे से लिख दूं, साफ साफ लिख दूं, कलर चौक से लिख देती हूँ। ये अच्छा नहीं लग चल रहा टच करना, ये तो और गंदा है पता है विधि, वहाँ उस क्लास में एक रखा हुआ है कसम चाहो तो, ये 103 या 104 में रखा हुआ है, इसलिए आना प्लीज। ग्रुप 15 में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फिर से लिख रही हूँ, सबसे ज्यादा किसका होगा? BiH3 का, फिर किसका होगा? SbH3, फिर किसका होगा? NH3, फिर किसका होगा? ASH3, फिर किसका होगा? BH3। बाकी 16, 17 में सेम ही होता है। 16 में किसका सबसे ज्यादा होगा और 17 में किसका ज्यादा होगा? H2O 16 में, यहाँ पर HF, फिर बाकी जो होना चाहिए वही होगा। वैन डर वाल्स फोर्सेस जीत जाएंगे, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? इसके बाद पोलोनियम, फिर किसका होगा? टेलुरियम, फिर किसका होगा? सेलेनियम, सबसे कम किसका होगा? H2S का। यहाँ पर भी वैन डर वाल्स फोर्सेस जीत जाएंगे तो HI, फिर किसका होगा? HBr, फिर किसका होगा? HCl का सबसे कम होगा, बिकॉज सेकंड मेंबर का हाइड्राइड है। गॉट इट? हम आगे बढ़ जाएं, यहाँ कोई डाउट है सूर्यांशी? इज इट ओके? Yes, ma'am. चलिए, let's complete our hydrides of all the groups, children. Thank you. हाँ,
वो सब रेडियो एक्टिव वालों को इतना देखना नहीं है। चलो आगे बढ़ जाएं। इज इट ओके? लेट अस टॉक अबाउट द हैलाइड्स ऑफ ऑल द ग्रुप स्टूडेंट। लेट अस टॉक अबाउट द हैलाइड्स ऑफ ऑल द ग्रुप। चलिए बात करते हैं पहले ग्रुप 15 के हैलाइड्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर ग्रुप 16 के हैलाइड्स के बारे में बात करेंगे। चलिए तो ग्रुप 15 के हैलाइड्स की बात करते हैं। तो ग्रुप 15 के हैलाइड्स जो है वो ट्राई हैलाइड बनाते हैं और पेंटा हैलाइड है ना, EX3 और EX5। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि बिस्मिथ और नाइट्रोजन कभी भी पेंटा हैलाइड नहीं बनाएंगे। इस पे लिखो, इस पे क्वेश्चन आएगा। नाइट्रोजन एंड बिस्मिथ नेवर फॉर्म पेंटा हैलाइड। व्हाई? नाइट्रोजन क्यों नहीं बना रहा पेंटा हैलाइड? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। बिस्मिथ क्यों नहीं बना रहा पेंटा हैलाइड विधि? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो याद रखिए क्वेश्चन आएगा ग्रुप 15 में कौन कौन से दो हैलाइड नहीं बन पाते। एक नाइट्रोजन का पेंटा हैलाइड नहीं बन पाएगा और एक बिस्मिथ का पेंटा हैलाइड नहीं बन पाएगा। नाइट्रोजन का पेंटा हैलाइड क्यों नहीं बन रहा है? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। बिस्मिथ का पेंटा हैलाइड क्यों नहीं फॉर्म हो रहा है? बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। होप ऑल ऑफ यू हैव रिटन। आगे बढ़ जाए हम लोग। चलिए तो अगर मैं ट्राई हैलाइड की बात करूं बच्चों, तो आई मे टेक द एग्जांपल ऑफ NF3 है ना, या मैं ले सकती हूँ PF3, ठीक है ना। तो इस तरह से नाइट्रोजन आर्सेनिक ASF3, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड की बात करूं तो आप ये ध्यान से सुन लो बहुत अच्छे से कि नाइट्रोजन में केवल NF3 ही स्टेबल होता है। सुना आप लोगों ने? NCl3, NBr3, NI3 नाइट्रोजन में नहीं स्टेबल होते, टूट जाते हैं, दे आर एक्सप्लोसिव। केवल कौन स्टेबल होता है? NF3, बिकॉज N का साइज बहुत छोटा है। क्लोरीन इज ऑलमोस्ट वेरी बिग इन साइज। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, they are comparatively very large as comparative to the radii of the nitrogen student, so their bond strength is very less. So only in case of nitrogen only NF3 is stable, rest all are explosive in nature. Got it? समझ में आ गया? ये पॉइंट सबने लिख लिया होगा। आगे बढ़ जाऊं मैं? क्या बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. Is it okay? अब बच्चों एक बात ध्यान रखो, यहाँ पर अगर मैं इस तरह से सपोज लिख रही हूँ NCl3 या N की जगह ना लेकर मैं PF3 लिख रही हूँ, PCl3 लिख रही हूँ, PBr3 लिख रही हूँ और PI3 लिख रही हूँ। फॉस्फोरस में सारे पॉसिबल होते हैं, है ना। अब मैंने तुमसे पूछा, यहाँ पर एक सैंपल पेपर में क्वेश्चन था कि अमंग ऑल द हैलाइड एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इनका बॉन्ड एंगल बढ़ेगा कि कम होगा, है ना। अगर देखो यहाँ पर मैं NF3 लेती, NF3, PF3, ASF3, SBF3, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या होता? कम होता जाता, क्योंकि आप जानते हैं बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। अभी हमने पढ़ा था हाइड्राइड में कि बॉन्ड एंगल ऊपर से नीचे जाने में कम हो रहा था। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही थी। बट अगर मैं यहाँ बात कर रही हूँ, यहाँ पर भी तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, तो बॉन्ड एंगल जो है वो कम होता जाएगा। क्या बात समझ में आती है आप लोगों के? गॉट इट? और अगर मैं बेसिसिटी की बात करूं तो वो भी कम होगी। क्यों कम होगी? बिकॉज लोन पेयर इज concentrated on a very small area of nitrogen. नाइट्रोजन के बहुत छोटे से एरिया में लोन पेयर कॉन्सेंट्रेटेड है। किसमें? NF3 में। So it's very easy for NF3 to lose the electron, to give the electron. तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी? Among all the trihalides of the group 15 सबसे ज्यादा बेसिसिटी होगी NF3। तो बेसिसिटी भी कम हो रहा है, बॉन्ड एंगल भी कम हो रहा है। क्या बात समझ में आती है? गॉट इट? जी मैम। लेकिन बेटा अगर मैंने सपोज करो यहाँ पर ये ले लिया PF3, मतलब एक ही सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गई। अब क्या होगा? अब बॉन्ड एंगल क्या होगा? अब उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर बॉन्ड एंगल PI3 का सबसे ज्यादा होगा, फिर PBr3 का होगा, फिर PCl3 का होगा, फिर PF3 का होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यार आयोडीन इतना बड़ा साइज है कि बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस रिपल्जन होगा और बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। सुना तुम लोगों ने? मैंने क्या कहा? मैंने कहा जैसे जैसे अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो जैसे जैसे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा और बेसिक फैक्टर भी कम होता जाएगा। लेकिन अगर सारे के सारे सेंटीमीटर एलिमेंट सेम है, उस केस में हमें क्या देखने पड़ेंगे? हमें हैलोजन देखने पड़ेंगे। और जैसे जैसे हैलोजन का साइज बढ़ता जाएगा, बॉन्ड एंगल भी बढ़ता जाएगा बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ द हैलोजन। बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ द हैलोजन बॉन्ड एंगल बढ़ता जाएगा। गॉट इट चिल्ड्रन? चलिए अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बेसिसिटी की। ये भी एक क्वेश्चन था बेसिसिटी का सैंपल पेपर में। देखिए बेसिसिटी सबसे ज्यादा अगेन इसकी होगी
इसकी बेसिसिटी नहीं होगी क्योंकि फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो फॉस्फोरस के लोन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, समझ रहे हो? तो इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा? सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा कौन? Pi3। तो यहाँ पर अगर सेंट्रल मेटाटम सेम है तो बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी? Pi3 की, बिकॉज आयोडीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपैरेटिव टू फ्लोरीन। तो यहाँ पर Pi3 की बेसिसिटी ज्यादा होगी और Pi3 का बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। तो क्या मुझे या फिर से रिपीट करना पड़ेगा? मैं बोल रही हूँ बच्चों, अगर सेंट्रल मेटल एटम सेम है ना, तो उस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबकी सेम हो गई। फिर हम क्या देखेंगे? फिर हम हैलोजन को देखेंगे। हैलोजन का साइज जितना बढ़ेगा उतना स्टैटिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, उतना बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। मतलब जैसे साइज ऑफ हैलोजन बढ़ेगा बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। उस तरह से हम बेसिसिटी की बात करेंगे तो Pi3 ज्यादा बेसिक होगा कि Pf3 में क्या होगा? फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो फॉस्फोरस के लोन पेयर को तरफ खींचेगा, तो फॉस्फोरस बाहर वाले लुईस एसिड को डोनेट नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? Pi3। समीरा, यही क्वेश्चन था सैंपल पेपर में आपका, आपको याद है समीरा? दिस क्वेश्चन वाज गिवन इन द सैंपल पेपर एंड you were discussing with me. Samira, now is it okay? Although I explained you on that day also, आज भी फिर से तुम्हारा क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इज इट ओके? आगे बढ़ जाऊं समीरा? मैम। यस मैम। हाँ ठीक है। हाँ मैम मैम जब सेंट्रल बोलो एटम आप। डिफरेंट हो तब का बेसिसिटी का रीजन बता दीजिए। अच्छा मयंक आ गए हो तुम? मयंक कब जब से तो? सेंट्रल मेटाटम डिफरेंट है मयंक, यही बोल रहे हो ना मयंक? हाँ मैम, वो NF3 और PF3 वाला। हाँ बेटा। तो मयंक अगर मैं NF3 या PF3 की बात करूं मयंक, तो देखो क्या होता है, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तो अगर नाइट्रोजन होता है मयंक तो लोन पेयर कांस्टेंट, तुम्हें याद है मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि बड़े से ग्राउंड में बच्चे को ढूंढना इट्स वेरी क्वाइट टफ एज कंपैरेटिव टू स्मॉल रूम में बच्चे को ढूंढना। तो नाइट्रोजन जो है इट्स वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत कम सरफेस एरिया, तो लोन पेयर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया, है ना? दैट्स वेरी इजी फॉर द नाइट्रोजन टू लूज इट्स लोन पेयर, है ना मयंक? यस मैम। मयंक वही चीज NH3 के लिए, वही चीज NF3 के लिए, यही चीज है। तो ये हाँ बात हो गई हमारे हैलाइड्स के ग्रुप 15 की बात हो गई, है ना? मेरे ख्याल से और कुछ है नहीं। अब हम बात करते हैं ग्रुप 16 के हैलाइड की। बात समझ में आ रही है? और याद रखो पेंटा हैलाइड ज्यादा कोवलेंट होते हैं। पेंटा हैलाइड कौन नहीं बनाता? नाइट्रोजन और बिस्मुथ पेंटा हैलाइड नहीं बनाते। और याद रखना पेंटा हैलाइड जो होते हैं वो ट्राई हैलाइड से ज्यादा कोवलेंट होते हैं। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जितना ज्यादा कोवलेंट होते हैं पेंटा हैलाइड ज्यादा कोवलेंट होंगे एज कंपेयर टू ट्राई हैलाइड। देखो याद रखना बच्चों, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है ना, जितना ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट बढ़ता है उतना कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। एक बात ध्यान रखना हमेशा, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो याद रखना पेंटा हैलाइड्स आर मोर कोवलेंट एज कंपेरेटिव टू ट्राई हैलाइड। इस पे भी क्वेश्चन आता है, कोवलेंट नेचर पे भी आ सकता है ना? तो पेंटा हैलाइड्स आर मोर कोवलेंट बिकॉज ऑफ, जब भी आपको वो कोवलेंट कैरेक्टर की बात करें ना, हमेशा आप ऑक्सीजन स्टेट देखा करो। ये दो के लिए नहीं बनाते बेटा, बिस्मुथ नहीं बनाता पेंटा हैलाइड और नाइट्रोजन नहीं बना पाता, बाकी सब बनाते हैं। लेकिन जैसे अगर तुमसे कोई पूछे कि PCl से ज्यादा कोवलेंट है कि PCl5 ज्यादा कोवलेंट है, तो कौन ज्यादा कोवलेंट? क्योंकि जितना ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन पावर होगा, उससे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा। बट इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं। चलो ग्रुप 16 के हैलाइड की बात कर रही हूँ मैं बच्चों, बहुत ध्यान समझना। ग्रुप 16 के हैलाइड हर एक पॉइंट लिखते जाओ, नहीं लिख पाओ तो मुझसे रिपीट करवा लो। यस बेटा। मैम बिस्मुथ तो PF5 बनाता है ना पेंटा हैलाइड? क्या बेटा? मैम बिस्मुथ पेंटा हैलाइड बनाता है ना? बनाता है, बिल्कुल बनाता है, बिस्मुथ बनाता है, लेकिन सब फ्लोरीन के साथ बना पाता है ना? जैसे समर्थ आई थिंक तो, है ना समर्थ? हाँ समर्थ बिस्मुथ केवल फ्लोरीन के साथ बनाता है, पेंटा फ्लोराइड, लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन आयन के साथ नहीं बना पाएगा, है ना समर्थ? क्योंकि फ्लोरीन उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि वो बिस्मुथ को देखो यहाँ पर प्लीज एक क्वेश्चन लिख लो। समर्थ ने बहुत सही बोला है कि BiF5 बन जाता है, प्लीज लिख लो बच्चों, BiF5 बन जाता है बिकॉज ऑफ दी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। ऑल्दो बहुत स्टेबल नहीं होता पर बन जाता है। सुना तुम लोगों ने? ऑल्दो बहुत स्टेबल नहीं होता बट BiF5, ये भी MCQ में आ चुका है, BiF5 यस बन जाता है और उसके बहुत स्टेबल नहीं होता। चलो आ जाते हैं, बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट ग्रुप 16 के बच्चों। हम कैसे बन जाते हैं BiF5? बिकॉज बिस्मुथ का बन जाता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ, मतलब बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन।
ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुप 16 के हैलाइड्स की। लेट अस टॉक अबाउट द ग्रुप 16 हैलाइड्स। तो देखो ग्रुप 16, अब बहुत कॉन्सेंट्रेट करना बच्चों। ग्रुप 16 बनाते हैं हेक्सा हैलाइड, ठीक है, हेक्सा हैलाइड, ठीक है। ग्रुप 16 बनाते हैं क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन स्टेट हमने ग्रुप 16 का पढ़ लिया था ना कल, मयंक, हमने ऑक्सीजन स्टेट ग्रुप 16 का पढ़ लिया था ना। हेक्सा हाँ मैम, हैलाइड पढ़ बनाते लिया हैं, हाँ बस। जो जो छूट रहा प्लीज बताते हैं ना। टेट्रा हैलाइड बनाते हैं और डाई हैलाइड बनाते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो सबसे पहला चीज ये याद कर लो कि हेक्सा हैलाइड में हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो हमेशा sp3d2 होगा, और जो शेप होगा वो हमेशा ऑक्टाहेड्रल होगा। रट लो भाई, ठीक है। टेट्रा हैलाइड में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हमेशा sp3d होगा, ठीक है, और शेप जो होगा वो सीसॉ होगा, ठीक है। और डाई हैलाइड में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा, और शेप जो होगा वो बेंड होगा, ठीक है। गॉट इट। तो हेक्सा हैलाइड sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्रा ऑक्टाहेड्रल इन शेप, टेट्रा हैलाइड sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, है ना। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, लेकिन वो उसका ज्योमेट्री होता है, शेप क्या होता है उसका सीसॉ, ठीक है। और यहाँ पर उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, उसका ज्योमेट्री टेट्रा होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, बट शेप क्या हो जाएगा, बेंट, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। ज्योमेट्री और शेप अलग अलग हो जाती है ना। चलो मैम तो तीनों की बच्चों यहाँ ज्योमेट्री पर सेम है ना? क्या बेटा, क्या तीनों की ज्योमेट्री सेम है ना टेट्राहेड्रल? क्या बोल रहे हो, ये ऑक्टाहेड्रल है ना हेक्सालाइड, नहीं? आई मीन बाकी दो की ज्योमेट्री सेम है ना मैम, आपने कहा टेट्राहेड्रल। क्या बोल रही हो सूर्यांशी, मैं तुम्हारे क्वेश्चन को नहीं समझ पा रही हूँ बेटा। मैम मैं आपसे ज्योमेट्री पूछ रही हूँ तीनों की। हाँ, इसका ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही है। इसका ज्योमेट्री लिखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसका ज्योमेट्री लिखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और इसका ज्योमेट्री लिखो टेट्राहेड्रल। इज इट ओके सूर्यांशी? यस मैम। चलो तो हाँ, चलो लेट अस टॉक अबाउट, सबसे पहले हेक्सा हैलाइड की बात करते हैं। हेक्सा हैलाइड की बात करते हैं, सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए हेक्सा हैलाइड। तो देखिए हेक्सा हैलाइड में केवल और केवल हेक्सा फ्लोराइड ही बनते हैं। हेक्सा क्लोराइड, हेक्सा ब्रोमाइड और हेक्सा आयोडाइड ग्रुप 16 के एलिमेंट्स नहीं बनाते। क्या बात समझ में आ गई मैंने क्या कहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अच्छे से लिख लो। अमंग hexahalide only hexafluoride of group 16 are possible। बात समझ में आती है बच्चों? ग्रुप 16 के हेक्साहैलाइड में मात्र और मात्र हेक्साफ्लोराइड ही स्टेबल होता है, हेक्साफ्लोराइड ही बनता है। हेक्साक्लोराइड, हेक्साब्रोमाइड, हेक्साआयोडाइड नहीं बन सकता बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। छह बड़े बड़े क्लोरीन छोटे से सल्फर के आसपास नहीं आ सकते। छह बड़े आयोडीन छोटे से सेलेनियम के आसपास नहीं आ सकते। तो केवल और केवल क्या बन पाता है? हेक्साफ्लोराइड ही बन पाता है। क्या ये फर्स्ट पॉइंट हमने लिख लिया? क्या हम सबने लिख लिया? बोलो हाँ के ना। देखो SF6 बन रहा है, ठीक है, फिर कौन रहा है? सल्फर, सेलेनियम बन रहा है, सेलेरियम बन रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ स्टेबिलिटी की या इनर्ट की, तो सबसे ज्यादा स्टेबल या सबसे ज्यादा इनर्ट होता है SF6। ऐसा क्यों बेटा? इसका रीजन ये है कि सल्फर जो है वो छोटा सा है ना, उसको 6 फ्लोरीन ढक रहे हैं, कवर कर रहे हैं 6 फ्लोरीन, है ना, उसे 6 फ्लोरीन कवर कर दे रहे हैं पूरा। SF6 क्या है? ऑक्टाहेड्रल है। OF6 कैसे बनेगा? OF6 पॉसिबल होगा क्या? नो मैम। नो मैम। कर रही हो भाई, ये क्या हो रहा है? मेरा वीडियो स्टॉप हो गया क्या? ठीक, थैंक यू मैम। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि SF6 सबसे ज्यादा इनर्ट होता है ना। अगर